तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का जखीरा श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं और ये एलटी ग्रेड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथियों, यदि आप ऑफलाइन मॉडल पेपर या टेस्ट देना चाहते हैं तो आप प्रयागराज में जा सकते हैं, और ऑनलाइन अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभ्यास बैच चाहते हैं जिसमें प्रैक्टिस और रिवीजन और मॉडल पेपर नोट्स और आपको रिवीजन करवाया जाएगा, वो आपको कहाँ मिलेगा? केवल व्हाट्सएप करके नंबर है 9628959237। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। जितने भी साथी हैं वो फटाफट आ जाएं और शुरू कर लेते हैं आज की कक्षा को। तो आज का सबसे पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है कि वुड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? सवाल क्या है? वुड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, यह पूछा गया है कि वुड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। दरअसल जो वुड घोषणा पत्र है इसके विषय में अगर देखें तो ये हिंदी से सीधा इसका नाता नहीं है, लेकिन इसे हम शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति के रूप में जानते हैं। भारतीय शिक्षा के लिए आधुनिकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी। यानी भारतीय शिक्षा जो थी वह काफी पुरातन व्यवस्थाओं से संलिप्त थी। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित है वुड घोषणा पत्र। किससे संबंधित है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। अब जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए इसमें क्या कहा गया कि स्थानीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए। किसमें? प्राथमिक शिक्षा जो है वह किसमें होनी चाहिए? तो वह साथियों आपकी स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, या इसे हम मातृभाषा भी कह सकते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति की जो भाषा है मातृभाषा वह अलग अलग ही होती है। यानी सबकी मातृभाषा कैसी होती है? अलग होती है। तो यह शिक्षा के महत्व को इसने बढ़ावा दिया, और उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी संस्थानों को सहायता अनुदान भी इसमें दिया गया। तो इसके माध्यम से क्या था कि निजी शिक्षा व्यवस्था जो प्राइवेटाइजेशन है, निजी शिक्षा व्यवस्था इसको भी बढ़ावा दिया गया, और कुछ अनुदान भी ऐसे लोगों को यहां पर दिया गया। तो ये किससे संबंधित है? तो शिक्षा के प्रशासन के लिए 1855 में एक लोक शिक्षा विभाग की भी स्थापना की गई, और 1857 में बॉम्बे में मद्रास में विश्वविद्यालयों की भी स्थापना होती है। तो ध्यान रखना है कि 1857 में 2 विश्वविद्यालयों की भी स्थापना होती है और वह इसी से संबंधित थी। यानी इसका जो समय है वो 1854 है, और इससे संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना भी होती है। तो यहां पर 1854 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्राम सागर की रचना किसने की है? विश्राम सागर की रचना किसने की है? बताएं। विश्राम सागर की रचना किसने की है? अब देखिए, विश्राम सागर की बात करें तो यहां पर राम कथा से संबंधित कुछ रचनाकार हैं, कुछ ऐसे कवि हैं जिनको हम कम जानते हैं, या उनके विषय में हमने कम पढ़ा है या कम सुना है। तो बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ है, और धार्मिक ग्रंथ और आराम करने की स्थिति है। ध्यान रखिएगा, अगर विश्राम सागर की बात करें तो विश्राम का मतलब एक आराम करने की स्थिति होती है, लेकिन एक ये रचना है। तो यह भक्ति, इसमें क्या क्या बात की गई है? तो इसमें साथियों भक्ति की बात की गई है। भक्ति में क्या होता है? त्याग होता है, त्याग की बात की गई है। वैराग्य होता है, और इसमें वैराग की बात की गई है। और श्री कृष्ण और राम की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। तो इसमें राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, तो दोनों की जो पौराणिक कथाएं हैं इसमें है। और इसमें जो भाषा है, भाषा तो आप जानते हिंदी है, और तो राइट आंसर हो जाता है कौन से? रघुनाथ दास राम स्नेही। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुष्प लीला स्थल कहां है?
किसकी पंक्ति है? भूलोक का गौरव प्रकृति का पुष्प लीला स्थल कहां है? देखिए यहां पर हम बात करते हैं, एक राष्ट्रीय कवि हैं, एक राष्ट्रीय कवि हैं, और उनको राष्ट्रीय कवि क्यों कहा गया? आप जानते हैं कि 1912 में उन्होंने एक रचना लिखा जिसका नाम है भारत भारती। रचना क्या नाम है? भारत भारती। इस रचना पर उनको यह गौरव प्राप्त हुआ। किसने दिया? तो देने वाले हैं गांधी जी। तो गांधी जी ने राष्ट्रीय कवि की उपाधि से उनको नवाजा। 1912 में उन्होंने लिखा भारत भारती, उसी के आधार पर यह मिलता है। तो उन्हीं की यह एक रचना है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुष्प लीला स्थल कहां। तो भारत भारती जो है यह काफी चर्चित रचना है, और हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहां, वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहां, क्या जान पड़ती वह कथा अब स्वप्न की सी है नहीं, हम वो हैं वहीं पर पूर्व दर्शन दृष्टि आते हैं कहीं, बीती अनेक शताब्दियां पर हाय तू जागी नहीं, वह कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं, देखे कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें आंसू बहावे शोक से इस वेश में पाकर हमें, अब भी समय है जागने का देख आंखें खोल के सब जागता है, सब जग जागता है तुझे जग कर स्वयं जय बोल के, निशक्त यद्यपि हो चुकी किंतु न मरी अभी, अब भी पुनर्जीवन प्रदायक साज है सम्मुख सभी। यानी इसमें देश का गौरव गान जो है वह व्याख्यायित किया गया है, और स्वाभाविक रूप से भारत भारती की पंक्तियां हैं। तो यहां पर किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। इसका समय भी आप सब जान चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता, किसकी पंक्ति है? अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता। अति खल की करने से जग में मान नहीं रहता। कि अब यहां पर अति खल की बात की गई है, तो एक रचनाकार आपको मिलेंगे रामचरित उपाध्याय। कौन मिलेंगे? रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय जो हैं 1872 में इनका जन्म होता है। 1872 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में इनका जन्म होता है, और इन्होंने इनकी जो प्रारंभिक कृतियां हैं सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित होती थीं, और इनकी रचनाएं भी काफी महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने देवदूत, देवसभा, देवद्रौपदी, विचित्र विवाह, राष्ट्र भारती भी इन्होंने एक रचना लिखा है। तो यह भी याद रखिएगा, इनकी एक रचना है राष्ट्र भारती। तो जैसे एक रचना है भारत भारती, वो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। और यहां क्या है? राष्ट्र भारती है। राष्ट्र भारती, भारत भक्ति और सांचा। भारत भक्ति भी इनकी एक रचना है। रचना का नाम क्या है? भारत भक्ति भी है। रामचरित के द्वारा, रामचरित उपाध्याय के द्वारा राम कथा भी लिखी गई हैं, और इन्होंने रामचरित चिंतामणि नामक एक बहुत ही चर्चित रचना लिखा है। रचना का नाम क्या है? रामचरित चिंतामणि। रामचरित चिंतामणि। अब आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रामचरित उपाध्याय जो हैं यह किस काल के कवि हैं? रामचरित उपाध्याय किस काल के हैं? बताएं। तो रामचरित, देखिए यहां पर एक चीज जरूर याद रखिएगा कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ये दो काल ऐसे हैं, और एक मान लीजिए पूछा जाएगा हालावाद या राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। इन कवियों की पहचान आपको मालूम होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रामचरित उपाध्याय किस काल के कवि हैं, तो आप बताएंगे द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? तो यह साथियों द्विवेदी युग के कवि हैं।
तो अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता, पंक्तियां रामचरितोपाध्याय की हैं, जो कि द्विवेदी युग के एक कवि हैं। अनुमोदन का अंत संस्मरण किसका है? अनुमोदन का अंत संस्मरण किसका है? तो जितने भी साथी आए हैं फटाफट लाइक करें। देखिए, एक नाम आपको मिलेगा सभा की सभ्यता। एक नाम मिलेगा सभा की सभ्यता और अनुमोदन का अंत। ये दो संस्मरण जो हैं वो काफी चर्चित हैं, सभा की सभ्यता और अनुमोदन का अंत। ये 1905 का है और ये 1907 का है। ये किसके द्वारा लिखा गया संस्मरण है? तो यह संस्मरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनको हम भाषा के परिष्कार के रूप में जानते हैं, परिष्कारक के रूप में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने द्विवेदी पत्रिका के माध्यम से भाषा का बहुत बड़ा उद्धार किया है। अनुमोदन का अंत ये 1905 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा इन्होंने ज्यादातर निबंध लिखे हैं या फिर आलोचनाएं लिखी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल है, हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? एक नाम आपको मिलेगा गोपाल राय का। किसका नाम मिलेगा? गोपाल राय का। तो गोपाल राय को हम किस रूप में जानते हैं? एक आलोचक के रूप में जानते हैं, आलोचक के रूप में जानते हैं। और इन्होंने गद्य में उपन्यास और कहानी दोनों पर ही अपनी आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। तो यहां पर गोपाल राय हो जाएगा, गोपाल राय। हिंदी उपन्यास का इतिहास, हिंदी कहानी का इतिहास, हिंदी उपन्यास का इतिहास, हिंदी उपन्यास का इतिहास और हिंदी कहानी का इतिहास, ये दो बहुत ही चर्चित इनकी रचनाएं हैं। किसकी हैं? गोपाल राय की हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। किस लेखक के गद्य विधान का आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? तो यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो एक निबंधकार आपको मिलेंगे गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र जो हैं एक निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं और हिंदी साहित्य सम्मेलन के ये सभापति भी रहे हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ है? प्रयाग में। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी ये रह चुके हैं। इन्होंने विभक्ति विचार नामक एक पुस्तक की रचना की है। विभक्ति विचार बहुत ही इनकी चर्चित कृति है। रचना का नाम क्या है? विभक्ति विचार। विभक्ति विचार नामक एक रचना भी इन्होंने लिखा है, जिनमें इन्होंने विभक्तियों को शुद्ध बताते हुए उन्होंने मिलाकर लिखने के लिए भी कहा है। अब स्वाभाविक रूप से इनका जो जन्म हुआ था वह एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां के लोग जो है संस्कृत भाषा और साहित्य से अधिक जुड़े हुए थे। अगला सवाल है, अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता है? अपनी ही दृष्टि अपनी ही भाव किस प्रमुख विधा की विशेषता है?
साथियों, एक इसमें विधा है जिसको हम निबंध कहते हैं, जिसको भली प्रकार बांधा गया हो, जिसमें भूमिका, उपसंहार यानी प्रस्तावना और मुख्य भाग और उपसंहार तीन चीजें होती हैं। और इसमें क्या होता है, हमेशा विचारों में तारतम्यता होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए। अगर आपके विचारों में तारतम्यता नहीं है तो निबंध में भटकाव हो जाएगा। अब मान लीजिए आप निबंध लिख रहे हैं भारत की संस्कृति पर, और भारत की संस्कृति लिखते लिखते आप जो है किसी एक ही बिंदु को लिखने लगे, मान लीजिए आप धर्म को ही लिखने चले गए, तो बाकी जो उसके खंड हैं वो क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। ऐसी स्थिति में तारतम्यता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, वैयक्तिकता होनी चाहिए, सजीवता होनी चाहिए, शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। एक सबसे खास बात क्या है, वह होनी चाहिए वैयक्तिकता। अब साथियों आपको बता दें कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वह जो पेपर करवाता है मेंस में निबंध का, तो वहां पर लोग क्या करते हैं कि निबंध की शुरुआत किसी गजल, कविता, कहानी इत्यादि से करते हैं। आप सब में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो जीआईसी प्रवक्ता का मेंस देंगे, उसमें निबंध एक अनिवार्य पेपर है। तो आप सबको सलाह है कि कभी भी निबंध की शुरुआत किसी कविता, कहानी, स्लोगन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि निबंध की जो एक सबसे बड़ी विशेषता है वो है वैयक्तिकता, यानी इसमें निजी अनुभव आपको रखना है। इसमें आपको डाटा नहीं रखना है कि कितना अधिक आपने डाटा रख दिया, वो इसका महत्वपूर्ण खंड होगा। तो डाटा इसमें ज्यादा नहीं रखने की जरूरत होती है, इसमें व्यक्तिगत भावनाएं होनी चाहिए। तो अपनी दृष्टि होनी चाहिए, अपना भाव होना चाहिए। किस विधा से संबंधित है, तो यह निबंध विधा से संबंधित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर उपनाम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसमें लिखा था, तो कवि और कविता शीर्षक से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर उपनाम से प्रसिद्ध लेख लिखा था। इनका एक नाम और है, कल्लू अल्हईत। कल्लू अल्हईत। तो कल्लू अल्हईत के नाम से इन्होंने कुछ रचनाएं किया है। किसने किया है, महावीर प्रसाद ने। ठीक है, अगला सवाल। 1920 में शारदा पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी, यह कितने पृष्ठों में छपी, यह कितने पृष्ठों में छपती है। अब ध्यान रखिएगा कि बहुत छोटी सी पत्रिका थी, तो कुल मिलाकर यह कितने पृष्ठों में छपती थी, तो 4 पृष्ठों में यह छपती थी। देखिए आंख तो अभी ठीक नहीं हुई है, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कभी समय लगेगा, दर्द है लेकिन ठीक हो जाएगा। तो शारदा पत्रिका जो है 1934 में आती है, और 1920 में इसे अकविता को अंतर्विरोधों की अन्वेषण कविता किसने कहा है, अकविता को अंतर्विरोधों की अन्वेषण कविता किसने कहा है। तो देखिए अकविता की अगर हम बात करते हैं, तो अकविता ऐसे पहलुओं पर चर्चा करती है, ऐसे पहलुओं पर बात करती है, उसको भी देखेंगे। अकविता को अंतर्विरोधों का अन्वेषण किसने कहा था, तो यह
श्याम परमार ने कहा था। श्याम परमार अकविता आंदोलन के प्रमुख कवि, समीक्षक, संपादक थे, जिन्होंने आंदोलन को परिभाषित करने और स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब एक चीज ये भी जान लेते हैं कि दरअसल अकविता है क्या। अकविता आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं, लय, तुक और अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके व्यक्त किया जा रहा था। तो साथियों, इसमें क्या है कि जो आपके निज अनुभव है, निज अनुभव, अब निज अनुभव के नाम पर अकविता में ज्यादातर किसकी बात होने लगी? सेक्सुअलिटी की बात होने लगी, जिसकी वजह से निजी अंगों की बात होने लगी, गुप्तांगों पर चर्चा होने लगी और इसे अभिव्यक्ति से भी जोड़ा गया, जिसकी वजह से भी काफी विवादों में रही है अकविता। तो अकविता का जो मूल स्वर है वो क्या है कि अपने निजी जो आधार हैं, जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उनको व्यक्त करने के लिए बात की गई। तो निजी कविता की यह अकविता की यह खास विशेषता है। ठीक है। परंपरा, यह ध्यान रखिएगा कि अब कविता क्या है, यह विरोध भी दर्ज करवाती है, यानी परंपरागत कविता का विरोध भी देखने के लिए मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि परंपरागत कविता का विरोध करने के लिए कौन सी कविता आती है? तो वह आती है अकविता। परंपरा का विरोध है, निषेध भी है, इसमें निषेध भी है, अस्वीकार भी है, अस्वीकार भी है। जो चीजें स्वीकार योग्य नहीं उसको यथार्थवादी और विरोध की भाषा है। और इसमें बहुत नए नए टूल्स यूज किए गए, नए नए उपमान यूज किए गए। यानी कविता में जो एकदम परंपरागत उपमान थे कि भाई अगर आंख है किसके जैसे होगी, या तो मछली जैसे होगी या तो फिर मृग जैसे होगी। तो नए उपमान नहीं बनाए जा रहे थे, प्रयोगवाद में कुछ नए उपमान बनाए गए, लेकिन ये जो उपमान आए अकविता में ये नितांत व्यक्तिगत नवीन थे। गांव, खेत, खलियान, फुटपाथ, राजनीतिक विसंगतियां, ये सब देखने के लिए मिलता है। और अकविता जो है वो पाश्चात्य साहित्य में एक धारा चली थी जिसे एंटी पोइट्री कहा जाता था। तो एंटी पोइट्री का हिंदी अनुवाद भी इसे माना जाता है। जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो यहां पर श्याम परमार हो गया। अगला सवाल है, क ख ग त्रैमासिक पत्रिका किसकी है? क ख ग त्रैमासिक पत्रिका किसकी है? तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं साथियों, जरूर याद रखिएगा, तो ये रघुवंश की पत्रिका है क ख ग। रामेश्वर करुण द्वारा रचित करुण सत्सई ब्रज भाषा को प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने कहा है? चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए, अब यहां पर सतसई परंपरा में कितने लोगों ने सतसई लिखा है, कितने लोगों ने नहीं लिखा, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एक रचना आती है राम सतसई, राम सतसई। तो यह जो है पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में कि किस प्रकार की रचना है। तो नीति परक इसमें रचनाएं मिलती है। बिहारी सतसई आप जानते ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी सतसई परंपरा का निर्वहन किया है। रहीम सतसई अब्दुल रहमान खान खाना की है। मतिराम सतसई भी लिखी गई है। बृंद सतसई भी है। राम सतसई जो है यह किसकी रचना है? तो राम सतसई बहुत आसान है याद करना, क्योंकि यह किसकी रचना है? राम सहाय की है। तो राम सतसई किसकी है? राम सहाय की है। वीर सतसई किसकी है? वियोगी हरि की है। बहुत आसान है, वीर सतसई की
देखिए वीर सत्सई की बात करें तो वीर सत्सई वियोगी हरि और सूर्यमल मिश्रण की है, दो लोगों की है, सूर्यमल मिश्रण की। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाए कि वीर सत्सई रचना किसकी है और ऑप्शन में सूर्यमल मिश्र दिया रहे और एक सूर्यमल मिश्रण दिया रहे, ध्यान रखिएगा सूर्यमल मिश्र, तो आप सोचेंगे कि यार ये मिश्रण तो कोई जाति ही नहीं होती है, इसका मतलब है कि सूर्यमल मिश्र ही सही होंगे, लेकिन आप गलत हो जाएंगे। तो वीर सत्सई अगर पूछा जाएगा तो इसके रचनाकार सूर्यमल मिश्र न होकर सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है, तो वीर सत्सई वियोगी हरि ने भी लिखी है, सूर्यमल मिश्रण ने भी लिखी, राम सत्सई, बृंद सत्सई, मतराम, रहीम, तुलसी, बिहारी, ये प्रमुख सत्सैया हैं। रामेश्वर करुण द्वारा रचित करुण सत्सई ब्रज भाषा को प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना है? प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना है? तो माना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, अगर सवाल अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिएगा, फटाफट लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको इन सवालों के जवाब अच्छे लग रहे हो, सवाल अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिएगा। अगला सवाल है, भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, यह कथन किसका है? अब साथियों, अब इनको हिंदू जाति का प्रतिनिधि कभी भी कहा जाता है, भूषण को ओज का भी कभी कहा जाता है, शुक्ल जिन से काफी प्रभावित रहते हैं, लेकिन इनकी भाषा को लेकर जो बयान दिया गया है वो बच्चन सिंह के द्वारा दिया गया है कि भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। बच्चन सिंह। कौन सा तत्व नवधा भक्ति का नहीं है? तो साथियों, आप सबको यह चीज मालूम होनी चाहिए कि नवधा भक्ति होती क्या है। नवधा भक्ति होती क्या है? तो नवधा भक्ति में क्या होता है कि ये जो हमारी 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया जाता है नवधा भक्ति में। नवधा भक्ति का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हिंदू या सनातन धर्म है, इसमें ईश्वर के जो भक्ति की आधार है वो नवधा है। ये आप समझिए कि अगर आप क्या करेंगे, ईश्वर के गुण कथनों को श्रवण करेंगे, फिर उन कथनों को सुन के क्या करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे। कीर्तन करने के बाद अपने खाली समय में ईश्वर का क्या करेंगे, बैठकर स्मरण करेंगे ईश्वर के गुणों को। फिर उसके बाद उनके पाद सेवन, उनका पैर जो है वो दबाएंगे और उनके चरणों में बैठे रहेंगे, उनका अर्चन करेंगे, फिर उनका वंदन करेंगे और इसके बाद दास्य करेंगे, सख्य करेंगे और फिर अंत में आत्म निवेदन करेंगे। तो साथियों, पूछा जाने वाला सवाल है नवधा भक्ति से संबंधित, जिसे नव भक्ति के नाम से भी जाना जाता है, कि नवधा भक्ति में कौन कौन सी भक्ति आती है और नवधा भक्ति में कौन सी भक्ति नहीं आती है। तो कौन सा तत्व नवधा भक्ति का नहीं है? तो साथियों, श्रवण है, फिर इसमें क्या है कि आत्म निवेदन भी है, ठीक है, फिर कीर्तन स्मरण भी हो गया, तो नाम स्मरण या स्मरण दोनों हो गया। अब इसमें देखिए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य और सख्य, ये सब हो गया। लेकिन नवधा भक्ति में गुरु की सेवा का वर्णन नहीं मिलता है। नवधा भक्ति में गुरु की सेवा का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, अब साथियों, जो ये नवधा भक्ति है, ये नवो भक्तियां जो हैं, इनसे संबंधित भगवान राम ने माता सबरी से कहा था कि इन 9 प्रकार की भक्तियों में से किसी एक को भी यदि कोई भक्त सच्चे मन से अपना लेता है तो वह उन्हें अत्यंत प्रिय हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर इसे राम भक्ति से जोड़ा जाता है और यह नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्तियों को रामचंद्र जी ने सबरी को बताया था और कहा था कि इनमें से कोई एक भक्ति भी कोई अपना ले तो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सस्य और आत्म निवेदन। अब साथियों, जो 9 प्रकार की भक्तियां हैं, ये आपको याद भी रहनी चाहिए। याद नहीं है तब भी गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो चलिए
याद करते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक श्रवण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? श्रवण कर लेंगे। फिर क्या कर लेंगे? कीर्तन कर लेंगे, कीर्तन। फिर स्मरण कर लेंगे। फिर क्या कर लेंगे? अर्चन और वंदन कर लेंगे, अर्चन और वंदन। फिर दास्य और सख्य कर लेंगे, दास्य, दास्य और सख्य कर लेंगे। और फिर अंत में आत्म निवेदन कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इसको देखें क्या बन रहा है, स्रकी स्पा अवदास आत्म। तो कह रहा है कि स्रकी जो है वो स्पा कराने जाए व दास को भी ले जाए, जिससे उनकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि हम इसको यार ऐसे भी कर सकते हैं कि एक व्यक्ति है, वो सबसे पहले क्या करता है, किसी के विषय में सुनता है, सुन लेता है तो उसका कीर्तन करने लगता है। कीर्तन करते करते वह उसको चीजें याद हो जाती हैं, और जब याद हो जाती हैं तो फिर वह उनका पैर दबाने लगता है, पाद सेवन करने लगता है। और पाद सेवन करते समय क्या करता है, उनकी अर्चना करता है और उनकी वंदना करता है। अंदना अर्चन और बंधन करते करते वह उनका दास से बन जाता है। और भगवान किसी को दास के रूप में नहीं देखते, वो उसको अपना सखा बना लेते हैं और उससे आत्मनिवेदन करते हैं। यानी एक व्यक्ति ईश्वर के विषय में सुनता है, फिर उनका कीर्तन करता है, वो कीर्तन याद हो जाती है, फिर पाद सेवन करने लगता है, पाद सेवन करते करते उनकी अर्चना और वंदना करता है, वंदना करने से वो उनका दास बन जाता है। भगवान अपने आप किसी को दास नहीं बनाते, वो उनको सख्य के रूप में बनाकर आत्म निवेदन करने लगते हैं। कौन सी आसक्ति पुष्य मार्गी नहीं है? कौन सी आसक्ति पुष्य मार्गी नहीं है? अब ध्यान रखिएगा, यहां पर आसक्तियों के विषय में बात किया गया है, आसक्तियों की बात किया गया है। चलिए अब देखिए, स्वरूप दिया है, काल दिया है, भावा दिया है और लीला शक्ति दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आसक्तियों की बात करें तो जो आसक्तियां होती हैं, जैसे इसमें एक आसक्ति है लीला शक्ति। इसमें क्या किया जाता है, ईश्वरीय जो अवतार है वो क्यों जन्म लेता है, लीला करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आएगा, सामान्य जन के जैसे जीवन जिएगा और लोगों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेगा, जिससे और आने वाली जो लोग हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो उसका अनुसरण कर सकें। ठीक है, तो कौन सी आसक्ति पूछा है पुष्य मार्गी नहीं है? कौन सी आसक्ति पुष्य मार्गी नहीं है? अब यहां पर बात किया गया है पुष्य मार्गी, तो काल की जो आसक्ति होती है, कालाशक्ति, यह अब यहां पुष्य मार्गी लिखा गया है, यहां पर होना चाहिए पुष्टि मार्गी। क्या होना चाहिए? पुष्टि मार्गी होना चाहिए। कौन सी आसक्ति पुष्टि मार्गी नहीं है? स्वरूप, लीला और भाव। स्वरूप का है भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद उत्पन्न होने वाला प्रेम है। लीला शक्ति क्या है? भगवान की लीलाओं के प्रति आसक्ति और उनमें डूब जाना है। भावाशक्ति क्या है? भगवान के प्रति गहन भाव और प्रेम की अवस्था,
जिसे व्यसन दशा भी कहते हैं, जिसमें भक्त संसार को फीका लगता है। काला शक्ति का अर्थ है काल या समय के अनुसार भक्ति करना, जो पुष्टि मार्ग के सिद्धांत में जो है यह मेल खाता नहीं है। ठीक है। पुष्टि मार्गी आसक्ति, ये आपसे सवाल बनेगा। पुष्टि मार्गी आसक्तियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, चलिए। कमलेक किस शब्द का पर्यायवाची है? आपको बताना है कमलेक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो यहां पर एक शब्द है ऊंट का पर्यायवाची, तो यहां पर गधा, हाथी, घोड़ा नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऊष्ट। और उसको कहते हैं क्रमेलक। क्या कहते हैं? क्रमेलक कहते हैं। क्रमेलक होता है शब्द, क्रमेलक होता है। क्रमेलक का मतलब होता है ऊंट। क्रमेलक का मतलब क्या होता है? ऊंट होता है। कंटकाशन, इसको एक और कहते हैं, क्या कहते हैं? कंटकाशन भी कहते हैं। क्या करता है ये? कांटों को खा लेता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? कंटकाशन कहते हैं। लंबोष्ठ कहते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको अपने मित्र का मजाक उड़ाना हो तो क्या कहेंगे? अरे भाई आप तो लंबोष्ठ हैं। जैसे लंबोदर होता है तो गणेश के लिए, वैसे लंबोष्ठ। अब हाथी से बड़े ओट, सॉरी ऊंट से बड़े ओट किसके होंगे? तो इसके उसको क्या कहा जाएगा? लंबोष्ठ कहा जाएगा, यानी लंबे होठ वाला। करभ, करभ भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है करभ। ठीक है। इसके अलावा शुतुर, शुतुर कहा जाता है। तो मुर्ग अगर कह देंगे तो अलग हो जाएगा, शुतुर। महाग्रीवा, क्या कहा जाता है इसको? महाग्रीवा, क्योंकि इसकी गर्दन भी लंबी होती है। मरुभूमिचर, मरुभूमिचर, मरुभूमिचर क्या करता है? ये जो मरुस्थल है उसमें चरता है, यानी विचरण करता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? आज हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है, आपका पत्र सधन्यवाद मिला, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है। इसमें शुद्ध वाक्य पूछा गया है। आज हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है, तो अगर विवाह हो गया है तब सौभाग्यवती होगी। आपका पत्र सधन्यवाद मिला, ठीक है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। तो ध्यान रखिए यहां पर यह भी गलत है। इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है, तो आयु और 30 वर्ष लिखना, तो ये जो बाकी ऑप्शंस हैं ये क्या है? गलत हैं। आपका पत्र सधन्यवाद मिला, बी ऑप्शन आपका सही है। किस कवि ने अपनी महाकाव्य को श्रृंगारामृत शीतगुह, श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा कहा है? श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा कहा है। तो साथियों यहां पर वो रचनाकार हैं शूद्रक, मृच्छकटिकम के जो रचनाकार हैं शूद्रक, वो राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास का कौन सा शब्द है? द्विगु समास का कौन सा शब्द है? तो अगर कभी भी अगर आपको द्विगु समास में पहचानना हो तो सभी गिनतियों वाले शब्द द्विगु नहीं होते हैं। द्विगु समास की खास बात क्या होती है कि इसमें संख्यावाची विशेषण होना चाहिए। अगर संख्यावाची विशेषण नहीं है तो द्विगु समास नहीं होगा। जैसे मैं कह दूं, क्या कह दूं? 43, 43 अगर मैंने कह दिया तो 43 में कभी भी द्विगु समास नहीं होगा। या फिर मैंने कह दिया 49,
या फिर मैंने कह दिया 49, इसमें भी कभी द्विगु समास नहीं होगा। या मैंने कह दिया 3.5, तो इसमें भी कभी भी द्विगु समास नहीं होगा। या हमने कह दिया 2 गुना, तो 2 गुना में भी द्विगु समास नहीं होगा। तो 3.5, 2 गुना 43 या 49, इन सब में द्विगु समास नहीं होगा। द्विगु समास के लिए सबसे खास बात क्या है कि वह शब्द संख्यावाची विशेषण होना चाहिए। यहां 3.5 में 3 कैसा है? साढ़े है। 3 कैसा है? साढ़े है, कर्मधारय हो जाएगा। 2 से गुना में तत्पुरुष हो जाएगा। 43 में द्वंद्व समास हो जाएगा, 40 और 3, और 49 में बहुब्रीहि हो जाएगा, 50 से 1 कम, या फिर अव्ययी भाव हो जाएगा उन उपसर्ग की वजह से। तो साथियों, अगर जब भी समास पढ़ें ये चीजें विशेष ध्यान रखें कि किसी एक नियम को आधार बना के आप समास का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। 3.5, 2 गुना 43 और 49 में आपका द्विगु समास नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा? चतुफलम। चतुफलम, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 फलों का जो समूह है वह आपका द्विगु होगा। अगला सवाल है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई कपोल कल्पना है। गढ़ी गई कपोल कल्पना है, इसमें ब्राह्मणों की भर्त्सना किसने की है? देखिए, आदिकाल में आक्रोश का पहला स्वर अगर किसी के यहां देखने के लिए मिलता है तो वह सराहपा के यहां मिलता है, तो सराहपा इसके सही उत्तर होंगे। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। इसकी डेट भी आप सबको मालूम होनी चाहिए। तो एक बार आप सब कमेंट करके हमें इसकी डेट बताइए, फटाफट डेट बताएंगे नंदुलारे वाजपेयी का, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसकी डेट क्या है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी की है। अगला सवाल, दिल्ली का व्यभिचार किसका उपन्यास है? तो दिल्ली का व्यभिचार ऋषभ चरण जैन का है, और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें प्रकृतिवादी उपन्यासकार, प्रकृतिवादी उपन्यासकार कहा जाता है। प्रकृतिवादी उपन्यास कहा जाता है। समास वाला है, देख लेते हैं। तो चतुर्भुज आया है, यहां पर एक शब्द आया चतुर्भुज, और चतुफलम दोनों यहां पर आया है। चतुर्भुज की बात करें तो इसमें द्विगु और बहुब्रीहि दोनों समास होता है। द्विगु और बहुब्रीहि दोनों समास होता है। 4 भुजाओं का समूह द्विगु समास है। 4 भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो विष्णु के अर्थ में यहां पर बहुब्रीहि भी हो सकता है। चितवन भोरे भाई की गोरे मुख मुस्कानी लगनी लटक आली गरे चित चित खटकत नित आनी में अलंकार कौन सा है? चलिए देखते हैं। साथियों, अगर हम इस अलंकार को देखें तो क्या होगा
चितवनी भोरे भाई की गोरे मुख मुस्कानी, चितवनी भोरे भाई की गोरे मुख मुस्कानी, लगनी लटकी आलरी, लगनी लटकी आला आलीर, गरे चित खटकती नित्यानी। ये किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है बिहारी की। किसकी पंक्ति है? बिहारी की पंक्ति है। नायक नायिका की सखी से कहता है कि उस नायिका के भोलेपन की चितवन गोरे मुख की हंसी और वह लटक लटक कर सखी के गले लिपटना, ये चेष्टाएं नित्य मेरे चित्त में खटक खटक करती हैं, यानी खटका करती हैं। यहां नायिका के चित्रित आंगिक व्यापारों से स्वाभाविक है कि इसमें वस्तुदृष्टि अथवा चेष्टाओं का स्वाभाविक अंकन हुआ है, यानी इसमें स्वाभावोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? स्वाभावोक्ति अलंकार है। नायिका के स्वाभाविक और वास्तविक हाव भाव का वर्णन किया गया है। उसकी भोली चितवन, गोरे मुख की मुस्कान, सहेली के गले में लटकना। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप का ज्यों त्यों वर्णन किया जाए, वहां पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो कोयल, बटेर और चील ये सब स्त्रीलिंग है, केचुआ नहीं है। साय में धूप कृति किसकी है? तो आप बहुत जानते हैं, आसान सा सवाल है। साय में धूप एक गजल संग्रह है, किसका है? दुष्यंत का है। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? गीत, समिति, कहानी और गति। निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? गीत गाता चल साथी मुस्कुराता चल, गुनगुनाता चल। हाँ, गीत गाता चल साथी गुनगुनाता चल, ओ साकी रे ना, गीत गाता चल। गीत गाती नहीं, गीत गाता। तो यहां पर गीत गाया जाता है। क्या किया जाता है? गीत गाया जाता है। कहानी, समिति और गति ये तीनों क्या हैं? आपके स्त्रीलिंग है। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी अंधेरे में। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र क्या है? तो बग्गा साहब। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? मैं तो अब देखिए, स्वाभाविक रूप से माधुर्य गुण जो है वो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें कहीं भी प्रेम श्रृंगार की बात की जाए तो मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, तो इसमें बिना किसी संशय के यह माधुर्य गुण होगा। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? तो स्वाभाविक है, जब नैन लड़ी जई है तो मनवा में कसक होई भय करी। तो जब नैन लड़ेगा तो किससे लड़ेगा? नायक और नायिका का लड़ेगा। ऐसे में कौन सा होगा? तो श्रृंगार रस ही होगा। शोभा सरसाने न बखाने, जात कहूं भांति आने हैं पहाड़ मानो, काजर के ढोय के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? बहुत ही बढ़िया सवाल है साथियों। शोभा
सरसाने न बखाने जात कहूं भातियाने हैं, पवार मानो काजर के ढोए। तो यह पंक्ति किसकी है साथियों? सेनापति की है। सेनापति एक ऐसे रचनाकार हैं जो रीतिकाल में राम कथा की वजह से जाने जाते हैं। उनकी रचना कौन सी है? कवित्त रत्नाकर है। क्या है? कवित्त रत्नाकर है। और ये ऋतु वर्णन के लिए भी जाने जाते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएंगे सेनापति। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यहां पर रामविलास शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। प्रसन्न पद व्यार्थ व्यक्त दोध विधायनी स्फुरंती सत्यकोद बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखी। अब यहां पर पूछा गया है प्रतिभा की यह परिभाषा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी है। तो यह जो है प्रसन्न पद व्यार्थ युक्तोध विधायनी स्फुरंती सत्वक बोध प्रतिभा सर्वतोमुखी। किसकी पंक्ति है? तो यह है वाग्भट्ट की। किसकी पंक्ति है? वाग्भट्ट की है। अगला सवाल, पानी का बुलबुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी का बुलबुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप सब जानते हैं क्षणभंगुर होना। तुलसीदास की किस रचना में किस रागों का प्रयोग हुआ है? तो तुलसीदास की किस रचना में? तो गीतावली और विनय पत्रिका दोनों में। विनय पत्रिका जो उनकी रचना है यह अर्जी के दृष्टिकोण से लिखी गई है। किस दृष्टिकोण से? अर्जी लगाने के लिए। कहां पर अर्जी लगाने के लिए? तो राम दरबार में अर्जी लगाने के लिए की गई है। ए और बी दोनों। चुल्ली शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो चूल्हा होगा। रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति पर 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा, विश्व मिथक सरित सागर, क्योंकि समय एक शब्द है, खिड़कियों पर आकाश दीप। खिड़कियों पर आकाश दीप। अब देखिए यहां पर एक रचना है इनकी विश्व मिथक सरित सागर। तो ये जितनी रचनाएं हैं खास करके जिसमें भी आपसे यह पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार या इस तरह की जो भी पुरस्कार हैं, चाहे वो सरस्वती पुरस्कार हो, मूर्ति देवी पुरस्कार हो, तो ये पुरस्कृत कृतियां जो हैं वो आपको याद रखना उनकी विधा सहित। निम्नलिखित में कौन संचारी भाव नहीं है? प्रलय, अभित्था, उन्माद या फिर व्याधि। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो होती है यहां पर 34। 35 + 1। तो प्रलय जो है यह संचारी भाव नहीं है। इसको हम किसमें रखते हैं? यह जो हमारा शरीर है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? शरीर के ऊपर जिसका प्रभाव पड़े, विभाव, अनुभाव, इसको क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अगला सवाल है, पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पवारी किससे संबंधित है? तो पवारी जो है वह बुंदेली से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुंदेली से। बुंदेली की बात करें तो पवारी, लोधंती और खटोला। पवारी, लोधंती और खटोला। पवारी, लोधंती और खटोला। इसे राठौरी भी कहा जाता है। लोधंती को राठौरी भी कहा जाता है। तो पवारी, लोधंती, राठौरी और खटोला ये सब किस बोलियों की विशेषता है? तो यह बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं। रामानंद ने किस पुस्तक में अपने पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो साथियों
रामार्चन पद्धति में उन्होंने अपने पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक किस प्रकार के हैं? तो रस की दृष्टि से नायकों के प्रकार की बात अगर की जाए तो वहां पर श्रृंगार रस की दृष्टि से अगर पूछे तो नायकों को उनके व्यवहार के अनुसार, श्रृंगार रस की दृष्टि से उनके व्यवहार के आधार पर, उनके व्यवहार के दृष्टिकोण पर, उनके व्यवहार के दृष्टिकोण पर उन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? दक्षिण, सठ, धृष्ट और अनुकूल। दक्षिण, सठ, धृष्ट और अनुकूल। तो श्रृंगार रस की दृष्टि से पूछ रहा है कि कृष्ण प्रकार के नायक कृष्ण हैं। तो साथियों यहां पर जो कृष्ण है वह आपके दक्षिण नायक हैं। किस प्रकार के नायक हैं? दक्षिण है। वह नायक जो अपनी प्रेमिका के प्रति सच्चा और निष्ठावान रहता है। वो गोपियों के साथ रहते तो हैं लेकिन वो राधा के प्रति निष्ठावान है, इस वजह से वो दक्षिण प्रकार के नायक हैं। सठ, वह नायक जो अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है लेकिन उसके साथ छल भी करता है, तो सठ नायक। धृष्ट, वह नायक जो अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है और उसके प्रति निर्भय और मुखर होता है, वह धृष्ट होता है। और अनुकूल नायक कौन है? वह नायक जो अपनी प्रेमिका के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है और उसकी इच्छाओं को पूरा करता है, वह अनुकूल नायक होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो है वह श्री कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो दक्षिण नायक हैं। बांधा था बिध को किसने, इसे काली जंजीरों मणि वाले कड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो साथियों यहां पर स्वाभाविक रूप से अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। समय देवता है, लंबी कविता है, किसकी है? समय देवता। समय देवता कविता थोड़ा सा अगर समझें तो काफी चर्चित कविता है और ये नरेश मेहता की है। धूप की भाषा, यायावर, अरणी से वापस, समय देवता। तो किसकी हो जाती है? लंबी कविता हो जाती है। परमाल रासों में वीर वनफरों द्वारा किए गए कितने युद्धों का वर्णन मिलता है? तो दरअसल ये वनाफरी शैली है और इन वनाफरी शैली में कितने युद्धों का वर्णन मिलता है यह भी काफी चर्चित है। परमाल रासों में वीर वनाफरों द्वारा कितने युद्धों का वर्णन मिलता है? तो इसमें कुल 52 युद्धों का वर्णन मिलता है। कितने? 52 युद्धों का वर्णन मिलता है। अगर सवाल इसे में और बढ़ा दे कि भैया ये बताओ कि 52 युद्धों में अकेले ऊदल ने कितने जो है युद्धों को जीता है, तो इनमें से 22 युद्ध अकेले ऊदल ने जीता है। किसने जीता है? अकेले ऊदल ने जीता है। अकेले ऊदल ने जीता। यानी परमाल रासों में कुल 52 युद्धों का वर्णन है जिसमें से 22 युद्ध अकेले ऊदल ने जीता है। अगला सवाल, 84 सिद्धों में किस कवि का नाम नहीं आता है? 84 सिद्धों में तो इसमें मोरिया का नाम नहीं आता है, इंद्रभूति, विरूपा और लक्ष्मी करा का आता है। 84 सिद्धों में महिला सिद्ध कौन से हैं, इससे भी सवाल पूछा जाता है। और एक मैं इमेज बना के आपको सिद्धों का नाम याद कराता हूं। यह है लक्ष्मी। लक्ष्मी के कान बना दिए, कनखलापा, ठीक है। फिर मैंने इनको मड़ियों की माला पहना दी, मणिभद्रपा। और फिर मैंने इनको
मेखला पहना दी, मेखलापा, यानी लक्ष्मीकरा, कनखलापा, मणिभद्रपा और मेखलापा। अब शुक्ल जी ने यहां केवल 3 ही जो है सिद्धों को जगह दिया है, तो जो सबसे अंतिम वाला है जो आपकी करधनी है यानी कि मेखलापा, उसको ही शुक्ल जी ने नहीं माना है। अष्टछाप के प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो प्रथम नियुक्तकार कौन थे? तो यहां पर कुंभन दास थे। कौन थे? कुंभन दास थे। यहां एक चीज और याद रखिएगा, अष्टछाप के जो कवि हैं उनका जीवन भी याद रखिएगा। तो अष्टछाप के जो कवि हैं उनका जन्म भी आपको याद रहना चाहिए। साथियों, अगर कुंभन दास की बात करें, कुंभन दास तो 1525 में कुंभन आते हैं। फिर आते हैं सूरदास 1535 संबत में, 1535 संबत में। परमानंद दास 1550 में आते हैं। नंददास 1570 में आते हैं, ये भी संबत में। और कृष्णदास कब आते हैं? तो यहां पर कृष्णदास आते हैं 1553 में, 1553 संबत में। सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहले नियुक्त किया गया था कुंभन दास को। ठीक है, अगला सवाल है आलम का मूल नाम क्या था? आलम का मूल नाम क्या था? तो महेश भट्ट उनका मूल नाम था। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आसान सा सवाल है, नामवर सिंह। भरी रही भनक भनक ताल तालन की, तनक तनक तामे झनक चुरीन की, युपिक पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को देख के लगता है कि कोई आचार्य कवि ही होगा जिसने इसकी रचना की होगी। चलिए, तो किसकी है? देव कवि की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि माना है? यह बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्वनि माना है यानी ध्वनि काव्य माना है। तो ध्वनि काव्य का मतलब क्या होता है, यह भी हम लोग पहले समझ लेंगे। तो उन्होंने किसको ध्वनि काव्य माना है? तो ध्वनि काव्य जो है, ध्वनि काव्य की अगर बात करें तो ध्वनि काव्य के कितने भेद होते हैं? ध्वनि काव्य के भेद कितने होते हैं, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि काव्य के कितने भेद होते हैं। वस्तु, अलंकार और ध्वनि। वस्तु, अलंकार और ध्वनि, यानी वस्तु काव्य, अलंकार काव्य और ध्वनि काव्य। तो शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य किसको माना? तो भ्रमर गीत को माना। किसको माना? भ्रमर गीत को माना है उन्होंने। अब जो भ्रमर गीत हैं, वो कौन कौन से हैं, इसको भी आप सबको जानना चाहिए। भ्रमर गीत परंपरा में सबसे पहला नाम मिलता है किसका, जो बहुत प्रमुख है, सूर सागर का। तो मैंने आप सबको एक चित्र बना के याद कराया था कि ये सागर है और इस सागर में क्या है, बहुत सारे भ्रमर जो है ऊपर ऊपर टहल रहे हैं, तो भ्रमर गीत हो गई। तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। तो लहर की बात की जाती है, तो लहर में क्या होता है, एक गाना है लहरिया बिहारी वाला। तो लहर
किसके लिए यूज किया गया है? नायिकाओं के लिए, यानी नायिकाओं से संबंधित पद मिलेंगे आपको, नायिका वर्णन मिलेगा, नक्सिक वर्णन की परंपरा मिलेगी इसमें, ठीक है। अब इसी तरीके से नंददास का भंवर गीत है, नंददास का। तो जब नंद के यहां, नंद के गांव में ले जा रहे थे कृष्ण को, तो किसमें फंस गए थे? एक भंवर में फंस गए थे। तो ऐसे याद रखेंगे, नंद को, नंद के यहां जब कृष्ण को ले जा रहे थे तो भंवर में फंस गए थे, तो नंददास का भंवर गीत हो गया, ठीक है। तुलसीदास ने कवितावली में, ध्यान रखिएगा कि भंवर गीत कहां मिलता है? कवितावली में मिलता है। कवि पूछेगा कि तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा है, तो आप बताएंगे कि कवितावली में भ्रमर गीत परंपरा है। परमानंद दास ने भी लिखा है, ठीक है, सूरदास का जिसमें सबसे प्रमुख है। अगला, विश्वनाथ तिवारी को अस्ति और भवतिका पर कौन सा पुरस्कार मिला है? अस्ति और भवत पर कौन सा पुरस्कार मिला है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार, जो कि उत्तर प्रदेश का एक पुरस्कार है। बिंबवाद के प्रवर्तक कौन है? बिंबवाद के प्रवर्तक कौन है? तो एजरा पाउंड है। तो एक आध सवाल आपके यहां पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल, कुछ जो संस्थान है और उनकी संस्थापक और उनका प्रकार, स्थापन वर्ष, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से सवाल काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मार्च 1960 को, 1 मार्च 1960 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। कहां हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी के विकास और प्रचार को बढ़ावा देना। आपसे पूछा भी जा सकता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो यह भारत के सरकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे, और इसी क्रम में 351 अनुच्छेद के तहत 1 मार्च 1960 की स्थापना की गई। और यह किसके अंतर है? तो तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय या उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत यह आता है। यानी उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत, उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत यह आता है। कौन सा? यह है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है? तो देवेंद्र सत्यार्थी हैं। केस मुकृत सखी मरकस होत हाथ लेत पुनि मुक्ता करता उदोत, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आजकल जो अलंकारों का ट्रेंड है वो थोड़ा सा बदल गया है। अलंकारों का ट्रेंड जो है थोड़ा सा बदल गया है। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या कहा गया है कि नायिका के खुले हुए केशों को देखकर सखी को भ्रम होता है कि शायद वह कस्तूरी यानी मरकस है। जब वह हाथ से छूकर देखती है तब उसे पता चलता है कि केवल मुलाकात बालों का स्पर्श ही है। केशों को कस्तूरी मान लेने का यहां पर भ्रम उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अब यहां जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शन के अनुसार हमें इसका सही जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर पूर्व रूप अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पूर्व रूप अलंकार है। ठीक है, चलिए अलंकार चंद्रोदय में यह अलंकार का वर्णन मिलता है। सदरी उपबोली किस बोली के अंतर्गत आती है? तो यह छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में मन से माना।
अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व। मनमाना का मतलब होता है मन से माना हुआ या मन के द्वारा माना हुआ। तो यह करण तत्पुरुष का उदाहरण है। किसका है? करण तत्पुरुष का उदाहरण है। अब यहां पर द्वंद्व है, बहुव्रीहि है और अव्ययी भाव है, तो ये तीनों तो नहीं होगा। लेकिन अगर मनमाना में बात की जाएगी तो वह व्यक्ति जो मन से अपने मनमानी करता है वह, यानी बहुव्रीहि समास। तो तीसरा अर्थ हो जाने की वजह से इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सांस की कलम से कहानी संग्रह कौन सा है? तो धर्मवीर भारती। मेज कैसा शब्द है? मेज कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। अब देखिए, जितने भी शब्द सामान्य तौर पर आपके इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आते, घर के अंदर, जैसे गमला, आलमारी, मग, बाल्टी, काजू, गोभी, ये खास करके जो इंटीरियर अंदर जो प्रयोग किए जाते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? आपके पुर्तगाली में आ जाते हैं। दूसरे के अंदर दोष ढूंढने वाले को क्या कहा जाता है? तो साथियों, छिंद्रा निवेशी कहा जाता है। किशोरीदास वाजपेयी ने कारकों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने कारकों की संख्या 6 मानी है। मेघदूत में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है? तो इसमें कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है? तो 29 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। विष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा? विष्णवे का तो संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान रखिएगा कि ये अयादि संधि है, यचो यवा यावह से इसका संधि विच्छेद होगा। विष्णु धन ए, विष्णु धन ए जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विष्णु विष्णवे। ठीक है, विष्णवे में क्या होगा? विष्णुधन ए होगा, विष्णु न होकर यहां पर विष्णु होगा, थोड़ा सा गलत है। विष्णुधन ए, विष्णवे। नैषधि चरित में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? नैषधि चरित में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? नैषधि चरित किसकी रचना है? श्री हर्ष के द्वारा लिखी गई है। एक महाकाव्य है और यह बृहत्त्रयी नाम से 3 महाकाव्यों में से एक है। महाभारत के नलोपाख्यान महाकाव्य का मूल आधार है और इसमें कुल 22 सर्ग हैं। किससे लिया गया है? महाभारत के नलोपाख्यान, महाभारत के नलोपाख्यान से यह लिया गया है और इसमें कुल सर्गों की संख्या 22 है। कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें 19 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आदमी नामा कहानी के लेखक कौन हैं? तो काशी नाथ सिंह हैं, जो एक कहानीकार हैं और उपन्यासकार भी हैं। कालिदास कृत मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम कितने अंक हैं? मालविकाग्नि मित्रम में कुल कितने अंक हैं? तो जैसे आप कोई सामान बिकते हुए मेले में देखते हैं, हर माल 5 रुपए का, इससे आप इसके 5 अंक याद रखिएगा। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है, तो यहां पर वाचाम वक्रार्थ शब्दोरिष्ठ वाचाम अलंकृति अलंकार संबंधी परिभाषा किसके द्वारा
दी गई है। वाचाम वक्रार्थ शब्दोक्तिष्ठा वाचाम अलंकृति, वाणी शब्दों का वक्र, विलक्षण या अप्रचलित अर्थ में प्रयोग ही अलंकार है। इस प्रकार की यह परिभाषा उद्भट के द्वारा दी गई है। अब देखिए, जो बहुत उद्भट होता है, उद्भट का मतलब बहुत दुष्ट होता है, तो क्या होता है, वह वक्र होता है। तो वक्र और उद्भट को जोड़कर याद रखेंगे। जगत शब्द के षष्ठी द्विवचन का रूप क्या होगा? षष्ठी द्विवचन का रूप जगतो होगा। तो जगत शब्द का रूप आप जरूर याद रख लीजिएगा। हित योगे च किस विभक्ति का सूत्र है? हित योगे च किस विभक्ति का सूत्र है? तो यह चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। हित योगे च जब हित जिसका अर्थ भलाई या लाभ के किसी के साथ जुड़ा हो तो शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हित कामस्य, हित कामस्य। जैसे हित कामस्य जिसका अर्थ है भलाई या लाभ। हित आचरित, हित आचरित, हित आचरित यानी चतुर्थी। आचार्य शुक्ल ने रहीम के कितने ग्रंथ स्वीकार किए हैं? शुक्ल ने तो 5 ग्रंथ शुक्ल ने रहीम के स्वीकार किए हैं। पांच ग्रंथ स्वीकार किए। रहीम दोहावली, बड़वे नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोष्ठा और रास पंचाध्यायी, इस प्रकार से उन्होंने 5 ग्रंथों को स्वीकार किया है। यौवन के द्वार पर आत्मकथा किसकी है? यौवन के द्वार पर यह है देवराज उपाध्याय। दिनकर की उर्वशी अपनी समस्या कामाध्यात्म की समस्या के कारण कालिदास और रवि बाबू की उर्वशी से भिन्न हो जाती है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। समास शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंधों में होता है? समास शैली क्या होता है? जिसमें कम शब्दों के द्वारा ज्यादा अर्थ को व्यक्त किया जाता है, भाषा संक्षिप्त और सारगर्भित हो जाती है, संक्षिप्तता, सुगठित वाक्य, गहनता, अलंकरण, तत्सम प्रधानता और विस्तृत व्याख्या, ये सारी चीजें समास शैली में देखने के लिए मिलती हैं। यानी जो विचारात्मक निबंध होते हैं जिसमें कम लिखा जाता है और ज्यादा समझने की चेष्टा की जाती है, उस प्रकार के निबंधों की शैली समास शैली होती है। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? ध्यान रखिएगा। तो जातक कथाएं पाली एवं प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखी गई हैं। 3 लड़कियों का परिचय बोलो का संस्कृत अनुवाद है। 3 लड़कियों का परिचय बोलो। तृषणाम बालिका नाम बद, तृषणाम बालिका नाम बद। कालिदास का लालित्य योजना के लेखक कौन हैं? कालिदास की लालित्य योजना, तो कालिदास की लालित्य योजना ध्यान रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। हजारी प्रसाद
के ग्रंथ जो हैं वो याद रखने हैं। खास करके इन्होंने अशोक के फूल, कल्पता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितक, विचार प्रवाह, कुटक, आलोक पर्व, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ पंथ, पृथ्वीराज रासो, बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल इत्यादि इनकी बहुत रचनाएं हैं। एक इनकी रचना है हिंदी का नहीं, भारतीय साहित्य का कलात्मक विनोद। कलात्मक विनोद, ये पूरी रचना का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, अगर आप में से किसी को याद हो तो कमेंट करके बताइएगा। इतना मुझे आ रहा है कि इसमें कलात्मक विनोद है। भारतीय संस्कृत का कलात्मक विनोद है या हिंदी साहित्य का कलात्मक विनोद है, इतना मुझे याद आ रहा है। बहरहाल याद आएगा बताऊंगा। पातर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई, पंक्ति के रचनाकार कौन है? पातर जंगम कीट पतंगा, पातर जंगम कीट पतंगा। अब देखिए, पातर जंगम कीट पतंगा का मतलब है कि ईश्वर हरिराई हर जगह हर प्राणी में रहता है। अचल है, जो थावर स्थिर है। जंगम, ये जो चल सकता है। कीट पतंग, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। रहराई यानी ईश्वर हर जगह समाया हुआ है। तो चाहे वो कीट पतंगा हो, कोई चलने वाला हो, कोई उड़ने वाला हो, हर जगह पर ईश्वर रहता है। रैदास। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, जिसमें दलित साहित्य के प्रमुख नियमों को बताया गया है। गांधी जी की जीवनी श्री गांधी नाम से किसने लिखी है? गांधी जी की जीवनी श्री गांधी के नाम से किसने लिखी है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने। जीते जी इलाहाबाद संस्मरण की लेखिका कौन है? ये किताब बहुत ही अच्छी है, बेस्ट सेलिंग है, तो मुझे लगता है कि आप सबको पढ़ना चाहिए, ममता कालिया की। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो उन्होंने संज्ञा के 5 प्रकारों को नहीं बताया, जो मूल संज्ञाएं हैं उनको ही उन्होंने बताया है, 3। अब यहां यह भी पूछा जाएगा कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वो 3 संज्ञाएं हैं कौन सी? ठीक है, तो कामता प्रसाद गुरु ने कामता प्रसाद गुरु ने 3 संज्ञा मानी। व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक के अंतर्गत स्वीकार कर लिया। किसको? समूहवाचक संज्ञा को। अगला सवाल, कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब यह कार्यावस्था किससे संबंधित है? तो यह नाटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? नाटक से संबंधित। तो नाटकों के अंतर्गत जो कार्यावस्था होती हैं, पात्रों का अभिनय, संवाद, वेशभूषा, मंच सज्जा इत्यादि में ये शामिल होती हैं। तो कार्यावस्था जो होते हैं, इसके बाद नीताप्ति, प्रत्याशा, पताका या फिर प्रत्ययन। तो पताका, प्रकरी, ये आपके कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता है। नाटक में जैसे निश्चित फल की प्राप्ति के लिए
नियताप्ति होती है। तो नियताप्त भी आपसे पूछा जाएगा कि जैसे नियताप्ति क्या है, तो निश्चित फल की प्राप्ति के लिए। अब बात करेंगे कि आपकी प्रत्याशा क्या है, तो जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं वह प्रत्याशा है, प्राप्ति की आशा है। कबीर हिज बायोग्राफी, कबीर एंड हिज बायोग्राफी अंग्रेजी की एक रचना है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर मोहन सिंह के द्वारा। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं का भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम क्या होगा? तो आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और अंत में क्या हो जाता है? सत्य का बोध हो जाता है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज दात से किसने मानी है? तो आप जानते हैं बोनियर विलियम्स ने। द्विसंधान काव्य किसकी रचना है? द्विसंधान काव्य किसकी रचना है? दंडी की रचना है। अब दंडी की जो रचनाएं हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। दंडी की रचनाओं में दस कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा। तो अवंती सुंदरी कथा जो है यह इनका एक प्रौढ़ गद्य काव्य है। दंडी का एक प्रौढ़ गद्य काव्य है। कौन सा? अब यह द्विसंधान काव्य भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, काव्यादर्श भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। दस कुमार चरितम पर पैसाची और गुडाढ्य के बृहत कथा का भी प्रभाव माना जाता है। निम्न में से गोविंद गिल्ला भाई की रचना, निम्न में से गोविंद गिल्ला भाई की रचना है तो समस्या पूर्ति, समस्या पूर्ति प्रदीप, प्रदीप। अनुभूति और अंतर्ध्वनि किस छायावादी कवि के काव्य संग्रह हैं? तो जनार्दन प्रसाद झा द्विज। तो कई बार तो यहीं से सवाल पूछ लिया जाता है कि जनार्दन प्रसाद झा द्विज किस धारा के कवि हैं? तो छायावादी हैं। आज की कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? आज की कविता आंदोलन हरीश मदानी, हरीश मदानी। तो जो प्रमुख कविता आंदोलन हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। नई कविता 1954, अकविता 1965, ईश्वर की अध्यक्षता में किसकी रचना है? ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगूड़ी। और नाटक जारी है, यह भी इनकी रचना है जो कि काव्य विधा की है। तो नाटक जारी है कि विधा पूछा जाता है। वेद नखत गृह जोरी नखत, वेद नखत गृह जोरी अर्थ कर सोई बनत अब खात में कौन सा काव्य दोष है? यानी वेद, वेदों को, वेद कितने? 4, नक्षत्र कितने हैं? गृह कितने हैं? अब इन सबको जोड़िए और फिर उसके बाद उनको, उनसे जो बनेगा उसको मैं खाकर मर जाऊंगी। देखते हैं, नखत वेद ग्रह जोरी। तो यहां पर देख लेते हैं, ये गोपियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं? 27 नक्षत्र हैं, 4 वेद हैं, 9 ग्रह हैं और जिनको वो जोड़ती हैं तो उनकी संख्या 40 होती है। और फिर कहती हैं मैं इसका आधा कर दूंगी, उससे जो बचेगा 20 बचेगा। 20 का मतलब 20 हो जाएगा, तो वही 20 मैं खाकर मर जाऊंगी। तो ये हमेशा मरने की जो धमकी है स्त्रियों की हमेशा रही है पुरुषों की तुलना में। पुरुष भी धमकी देते हैं मैं मर जाऊंगा,
तुम्हारे बिन मैं नहीं रह सकता, उनके यहां भी धमकी है, लेकिन स्त्रियों के यहां धमकी ज्यादा रही है। इसीलिए गाना भी है। कौन सा गाना है? मैं कुएं में डूब जाऊंगी, कुएं में डूब जाऊंगी। एक गाना और है, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखती रहियो। तो एक तो नायिका धमकी देती है कि मैं मैके चली जाऊंगी, लौट के नहीं आऊंगी, और दूसरी धमकी देती है कि जहर खा के मर जाऊंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये सूरदास ने पंक्तियां लिखी कि गोपियां कह रही हैं कि 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रहों को जोड़ लो, जितना आएगा उसका आधा कर लो, उसको मैं खाकर मर जाऊंगी। उसको खाकर मैं मर जाऊंगी। यानी यहां पर क्या हो गया? 20 हो गया और 20 का 20 हो गया। ठीक है, तो यहां पर किस प्रकार का काव्य दोष है? तो क्लिष्टत्व दोष है। अब यार इतना देर लगाओगे तो भर में तो खा के मर जाएगी वो पगली। अरे जल्दी बता दो कि 20 खाने वाली, इतना झंझट पालने की क्या जरूरत है? गुलाब और बुलबुल किसका गजल संग्रह है? गुलाब और बुलबुल तो त्रिलोचन शास्त्री। शब्द थके जरूर हैं, किसकी रचना है? तो यह चिरंजीव लाल कटियार की रचना है। वीर जयमल किसके ऐतिहासिक नाटक है? तो ये गंगा प्रसाद गुप्त का है। वीर जयमल तो ये जयमल की अगर बात करें तो पौराणिक विष्णु उपासक राजा था। विष्णु की पूजा में लीन रहने के कारण वह राजकाज से विरत हो गया था। उसके पूजा में व्यस्त रहते जब शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो भगवान विष्णु ने स्वयं लड़ाई लड़ी और शत्रु को पराजित कर दिया। यह जानकर आक्रमणकारी भी विष्णु भक्त हो गए। तो इस प्रकार से यह कथा मिलती है। मोहनजोदड़ो सभ्यता के पृष्ठभूमि पर आधारित कौन सा उपन्यास है? ध्यान रखिएगा, इसका नाम ही ऐसे है, मुर्दों का टीला। क्या है? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता पर है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो सक्रिय आंदोलन 1979 में राकेश वत्स के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया? 1979 में राकेश वत्स के द्वारा चलाया गया, जिसमें उद्देश्य, चेतना और जीवंतता से भरी कहानियों को बढ़ावा दिया गया। यह मंच पत्रिका से जुड़ा था। तो ध्यान रखिएगा, यह पत्रिका भी पूछा जाता है, तो यह किस पत्रिका से जुड़ा आंदोलन था? तो यह मंच पत्रिका से जुड़ा हुआ आंदोलन था, और इसका उद्देश्य था जीवन के क्रांतिकारी रूपांतरण और भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर विरोधों को दर्शाना। समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में है? तो ध्यान रखिएगा, भंगी समाज से संबंधित है। तो यहां पर नच्यो बहुत गोपाल, नाच्यो बहुत गोपाल में है। नाच्यो बहुत गोपाल, इसमें अमृतलाल नागर का उपन्यास है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, विद्यानिवास मिश्र। तो विद्यानिवास मिश्र के सभी जो निबंध हैं आपको याद होने चाहिए। विद्यानिवास मिश्र। तो एक चीज और याद रखना है कि ललित निबंधकार कौन कौन से हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी नाय, ये सब ललित निबंधकार हैं जो अपनी शैली से इस विधा को समृद्ध करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ललित निबंधकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो जिसमें आपको मिलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, ये प्रमुख ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधों की विशेषता की बात करें तो ये विचार की अपेक्षा अनुभूति को महत्व देते हैं, कल्पना की प्रधानता पर बल होता है ना कि तथ्य पर, विषय वस्तु के प्रतिपादन के स्थान पर आत्मव्यंजना का आग्रह ललित निबंध करते हैं। यानी इसमें कल्पना अधिक होती है, फैक्ट यानी तथ्य अधिक नहीं रखा जाता, आत्म जो चिंतन है उसको अधिक महत्व दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, आपके ललित निबंध कहते हैं। और विद्यानिवास मिश्र भी एक ललित निबंधकार है। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? नई कविता में तो ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध किस भेद से है? तो आप जानते हैं कि ये संचारी भावों से संबंधित हैं। विप्लव श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो साथियों, विप्लव श्रृंगार में वियोग की दशाएं विप्र लंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो 10 दशाएं मानी गई हैं। और ये 10 क्या है? काम की दशाएं हैं, जिसमें है अभिलाषा, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण। अब अगर किसी वियोग श्रृंगार में गिरे हुए पुरुष या स्त्री की बात करें तो उसके अंदर ये 10 दशाएं जरूर मिलेंगी, या इसमें से 1-2 जरूर मिलेंगी। अभिलाषा, उसे पाने की इच्छा, उसके विषय में चिंता, उसकी स्मृतियों को ध्यान में रखना, उसके द्वारा कहे गए जो स्टेटमेंट या गुण कथन उनको ध्यान रखना, उद्वेग में रहना, प्रलाप करना, रोना चिल्लाना, उन्मादित होना, मार डालूंगा, काट डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, व्याधि, रोग में पड़ जाना, जड़ता, शून्य पड़ जाना, मतलब एकदम से हाथ पांव स्थिर हो जाना, और मरण यानी मृत्यु तक पहुंच जाना। ठीक है, तो ये जो है आपका है विप्लव श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो 10 मानी गई हैं। अगला सवाल है, बाबरी पंथ से संबंधित संत कवि नहीं है। बाबरी पंथ से संबंधित तो संत जंभनाथ जो है यह बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है। मुक्ति प्रसंग, कंकावती और स्वयं गंधा किसके काव्य संग्रह हैं? तो राजकमल चौधरी के। पत्थर की बेंच किसका काव्य संग्रह है? पत्थर की बेंच किसका काव्य संग्रह है? तो चंद्रकांत देव ताले का है। वह पीड़ा के कवि हैं, कविता को बुलेट बनाने की बड़बोली स्पृहा उनमें नहीं है। यह कथन किस बारे में, किसके विषय में लिखा गया है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा चंद्रकांत देव ताले। आप लोग सवाल का जवाब दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। पढ़ने लिखने तो किसी को आना नहीं है, पढ़ने का मन भी नहीं करता है, सबको रिजल्ट चाहिए, सबको पास होना है, और कुछ दिन बाद आप जिसके यहाँ पढ़ें उसको गालियां भी देंगे कि उसने मुझे पढ़ाया था और मेरा चयन नहीं हुआ। लेकिन सब आलसी हैं, किसी को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, सबके जीवन में 1000 बहाने हैं और बहानों से चयन नहीं होता है। चयन होता है पढ़ाई करने से, और जो साइलेंट रह के पढ़ाई करता है उसका चयन हो जाता है। उनकी शैली
का पोजीशन कविता और पाठक के बीच ऐसा व्यवधान खड़ा करती है कि पाठक उसे लगभग जय हिंद का लेता है। यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल का है। ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल की बात करें साथियों, तो ये एक अभी पुरस्कृत रचनाकार हैं और इनकी सभी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। तो एक कविता है इनकी, लगभग जय हिंद। क्या है? लगभग जय हिंद। रोबदार आदमी ने दो सोने के दांतों की जभाई ली, मुझे भी जभाई आने लगी। एक आलीशान आश्चर्य की चर्चा, उसमें भी विस्थापित टिपरियां। होटल में मेरा छोटा भाई तस्तरी प्याले धो रहा था। मैंने उसे दो ताल लगाई और ठीक बाएं मुड़कर ब्राह्मण पारा की एक गंभीर मोटी दीवार से सटकर चलता गया। रिश्तेदार मुझे दबाकर चलता था। खड़े खड़े में घसीटा गया। थक कर नीचे बैठते ही दीवार और ऊंची हो जाती है। छलांग लगाने की मेहनत की तरह फिर जीवित दिखने के लिए इधर उधर हिलते हुए थोड़ी बहुत कोशिश छलांग लगाने की, जिससे खास खास लोगों के लिए दीवार के बीच 4 कीलों से ठुका अपना 31 साल पुराना कपड़े पहना हुआ मात्र छलांग लगाता हुआ एक फोटो में बाएं हाथ में कमीज की जेब में दबाए हुए। तो इनकी एक कविता है लगभग जय हिंद, विनोद कुमार शुक्ल में दीवार में खिड़की रहती है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। देवताओं से हमारी बातचीत किसका निबंध है? देवताओं से हमारी बातचीत, तो यह बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। वे त्रिलोचन की परंपरा के कवि हैं, लेकिन उनकी सरल दिखाई पड़ने वाली कविताओं में थोड़ा बहुत बांकपन ही है। उपरोक्त कथन किसके संबंध में है? तो यह अरुण कमल का है। तो एक आधुनिक या नए आलोचक हैं और वर्तमान में भी आलोचना कर रहे हैं। बहुर अकेला काव्य संग्रह किसका है? बहुर अकेला काव्य संग्रह किसका है? तो साथियों ये अशोक वाजपेयी का है। जो जितने नए कवि हैं, अशोक वाजपेयी भी नए कवि हैं, उदय प्रकाश, असद जैसी, राजेश जोशी, ये सब वर्तमान में लिख रहे हैं। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक कोणार्क में कोणार्क मंदिर बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिंह देव के द्वारा। नरसिंह देव के द्वारा। अलका और वर्षा सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक के पात्र हैं? तो कुछ प्रमुख पात्रों को भी आप याद रखेंगे, जैसे सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, या द्रौपदी। इन सभी के पात्र जो हैं वह परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे आठवां सर्ग है, इसके पात्र प्रियंवदा, कालिदास, सौमित्र और चंद्रगुप्त हैं। नंदी के द्वीप प्रेमाध्यान नहीं कामाध्यान है। अब देखिए यहां थोड़ा सा प्रेमाध्यान नहीं कामाध्यान है, तो थोड़ा सा गलत लिख गया है। कामाध्यात्म, प्रेमाध्यात्म नहीं कामाध्यात्म है। तो ये किसका है? प्रेमाध्यात्म नहीं कामाध्यात्म है, बच्चन सिंह का है। विप्लव नामक पत्र के संपादक कौन थे? विप्लव नामक पत्र के संपादक थे यशपाल। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में चार पीढ़ियों की कथा ली गई है? तो भूले बिसरे चित्र में। चित्रलेखा के पात्र भी आपको याद रखने चाहिए। चित्रलेखा के पात्र, चित्रलेखा के पात्रों में चित्रलेखा, बीजगुप्त और कुमारगुप्त जो बहुत महत्वपूर्ण है, श्वेतांक, विशाल देव, यशोधरा इत्यादि और भी पात्र आपको मिलेंगे। प्रतिभा दास्य हेतु, प्रतिभादास्य हेतु ब्लुत्स्याभ्याभ्यम संस्कार्या कथन किस आचार्य का है?
तो ये सवाल थोड़ा मुझे टाइपिंग में मिस्टेक लग रहा है, तो इसको छोड़िए, इसको बाद में देखते हैं। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अबू सईद ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास के बारे में कहा गया है कि इसे जड़ता से स्पंद चेतना की ओर जाने का काव्यात्मक प्रयास कहा जा सकता है? हर्षकालीन जड़ता पर चोट करने के बहाने वह अपने युग की जड़ता पर प्रहार करता है। ठीक है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इनके जो उपन्यास हैं के इतिहास काल क्या रहा है, यह आपसे पूछा जाता है। जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षवर्धन काल से संबंधित रहा है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इससे संबंधित एक सवाल पूछा गया था। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा किससे संबंधित है? तो हर्षवर्धन के समय से संबंधित है। चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, यह 12वीं 13वीं शताब्दी के समय के भारत को दर्शाता है। पुनर्नवा, यह भारत की 4थी शताब्दी को दर्शाता है। अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा, यह इतिहास काल में भी अतीत की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। ठीक है, अनामदास का पोथा, यह जो उपन्यास है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, और छंदोग्य उपनिषद, यानी यह उपनिषद काल को प्रमुख रूप से दिखाया गया है। हाईएस्ट मार्क कितने गए टेस्ट में, अगर ये आपको मालूम चल जाएगा तो आपको क्या लगेगा? 150 में हाईएस्ट गया है 122। अब आपको क्या इससे कुछ फायदा मिलने वाला है? कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप अपना टारगेट खुद निश्चित करिए, अपना टारगेट खुद चुनिए, उसी से ही आपका कुछ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां वीरों की कमी नहीं है। तो अनामदास का पोथा उपनिषद छंदोग्य उपनिषद की पृष्ठभूमि पर आधारित है और एक प्रेम कहानी है जिसमें मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर किया गया है और जीवन के मूलभूत सवालों को उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। ऋषि इसमें रैक्व के ज्ञान की खोज और समाज से जुड़ने की प्रेरणा का वर्णन किया गया है। तो इसे रैक्व आख्यान भी कहा जाता है। और पूछा जाएगा किस उपनिषद से संबंधित है, तो छंदोग्य उपनिषद से संबंधित है। मैलांचल में कच्चा रोमांस है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह का है, इसमें कच्चा रोमांस है। साथियों, अगर आप इसी तरीके से 10 से प्लस 20 मॉडल पेपर भी हो सकते हैं, 10 तो रहेंगे ही, 10 मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा। अभ्यास बैच से जुड़ना है तो व्हाट्सएप करना होगा 9628959237 पर। इसके अलावा DEET+B TGT, UGC नेट हिंदी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDC का नया बैच शुरू हो चुका है। अगर आप इन सभी बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, BPSC Tier 4 के बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप करना होगा 9628959237 पर। ये आप ऑफलाइन इलाहाबाद में पहला टेस्ट जो आयोजित करवाया गया था उसका यह व्याख्यात्मक हल था। इसका पार्ट 2 कल छोड़ के परसों को फिर से करवाया जाएगा। तो दूसरा मॉडल पेपर आप चाहें तो इलाहाबाद में जाके दे सकते हैं।
आप हमसे जुड़ कैसे सकते हैं? तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237 पर। तो ये सवाल आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। अगर किसी सवाल के जवाब में कोई संशय है तो कमेंट करिएगा। जो सवाल आपके लिए छोड़ा गया उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।